गुड डे स्टूडेंट्स। तो आज हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स का एक इम्पोर्टेंट सेक्शन देखने जा रहे हैं जिसका नाम रहेगा सरफेस टेंशन। इसका मतलब प्रैक्टिकली आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो घर पर कि एग्जैक्टली सरफेस टेंशन होता क्या है। ये अगर हमें देखना है तो क्या रहेगा, आप देखिएगा एक ग्लास रहेगा। इस ग्लास के अंदर हम पानी डालने वाले हैं और जब इसके रिम पर पानी पूरा भर जाएगा ना, तो एट दैट टाइम हमें स्टॉप करना है। मतलब इस ग्लास के अंदर पूरा पूरा का पूरा वाटर रहेगा। ओके। और इस वाटर ने इस ग्लास को पूरी तरह से मतलब फिल किया है। ओके। और अभी ये मतलब ये ग्लास का जो एंड पॉइंट रहेगा, इसे रिम कहते हैं हम। तो अप टू अ रिम हमें ग्लास पूरा पानी से फिल करना है। और इसके बाद फिर हमें क्या करना है, किसी ड्रॉपर के जरिए, ओके, किसी ड्रॉपर के जरिए हमें ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर डालना है। तो आप देखोगे देखोगे कि इसका जितना कैपेसिटी होता है ना इस ग्लास का पानी स्टोर करने का, उससे ज्यादा ये पानी क्या करता है, अपने अंदर स्टोर करके रखता है। ऐसा आपको दिखेगा वहां पर पिक्चर, आपने अगर देखा अच्छे से। तो ये जो एक्स्ट्रा वाटर है ना, यहाँ से मतलब इसे मैं शेडेड पोर्शन से दिखाता हूँ आपको। ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन रहेगा ना वाटर का, ये इतना फिल हो जाता है, मतलब ये पानी गिरता नहीं है। ओके, ये एक्स्ट्रा वाटर रहेगा इस ग्लास का। तो तभी भी मतलब ये वाटर गिरता नहीं है, ग्लास के बाहर नहीं गिरता है। यही प्रॉपर्टी को लिक्विड के कहा जाता है सरफेस टेंशन। ओके। ड्यू टू द सरफेस टेंशन, जो सरफेस होता है लिक्विड का वो क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, सिकुड़ जाता है। ओके। इस प्रॉपर्टी को ही हम सरफेस टेंशन कहते हैं। मतलब सरफेस टेंशन हम थियोरेटिकली देखने वाले हैं, उसके ऊपर फॉर्मूलेज भी देखने वाले हैं, सब चीजें हमें देखना है। जस्ट आपको प्रैक्टिकली एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली सरफेस टेंशन क्या है। इस वजह से मैंने आपको ये एग्जांपल दिया है। ओके। तो कोई भी ग्लास अपने कैपेसिटी से ज्यादा वाटर को अपने अंदर स्टोर करके रखता है। ये जो एक्स्ट्रा वाटर रहेगा ना, ये होल्ड हो जाएगा यहाँ पर ड्यू टू द इंटर एटॉमिक फोर्सेस। मतलब ये जो ग्लास के अंदर के मॉलिक्यूल्स है ना, ये ऊपर के मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ खींचते हैं। तो इसी वजह से ये वाटर जो रहेगा वो एज इट इज जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में रह जाता है। तो इसी प्रॉपर्टी को वाटर के कहा जाता है सरफेस, मतलब वाटर ही नहीं, कोई भी लिक्विड ये प्रॉपर्टी शो कर सकता है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन क्या होता है ये मैंने आपको रफली बता दिया। अभी इसका डेफिनेशन थ्योरेटिकली लिख लीजिएगा कि एग्जैक्टली अगर कोई आपको पूछे या फिर आपको अगर कहीं पर लिखना हो तो आपको एग्जैक्टली बताते आएगा। ये सिर्फ लिक्विड ही शो करते हैं हमें। ओके, दूसरा कोई सब्सटेंस शो नहीं करेगा। तो लिखिएगा, सरफेस टेंशन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ liquid. The liquid surface behaves like a stretched elastic membrane. Liquid surface behaves like a stretched membrane stretch membrane which has elastic stretch membrane करो, elastic stretched membrane which has a natural tendency natural tendency to contract to contract and tends to have a minimum surface area. This property of liquid is called surface tension. It's called
सरफेस टेंशन। तो अभी सरफेस टेंशन पढ़ना हमें स्टार्ट करना है। लेकिन जैसे आपको पता होगा कोई भी टॉपिक अगर पढ़ना है तो उस टॉपिक में आने वाले नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज और जो कंसेप्ट होते हैं वो हमें स्टार्टिंग में देखने पड़ते हैं। तो इस टॉपिक के भी कुछ कंसेप्ट्स हैं जो हमें एक एक करके देखना है। पूरा थियोरेटिकल बिट है, ओके। और ये कंसेप्ट स्टडी करने के बाद ही फिर हम इस टॉपिक के डेरिवेशन को स्टार्ट कर सकते हैं और एग्जैक्टली जो बीट रहेगा ये टॉपिक का वो हम पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस वजह से सबसे पहले हमें वो बीट को देखना है, ओके। क्या क्या बीट रहेगा आप देखिएगा, ये पूरे थियोरेटिकल कंसेप्ट है जो आपको लिख कर लेने हैं, ओके। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जिसमें कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स आने वाला है। इसका रेफरेंस मैंने आपको पहले दिया था, इलास्टिसिटी पढ़ाते वक्त मैंने आपको जरूर बताया होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में। तो यही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हमें स्टार्टिंग में स्टडी करना है इस टॉपिक में, ओके। तो अब देखिएगा क्या क्या बीट रहेगा ये एग्जैक्टली जो हमें देखना है। ये टॉपिक आपको ऐसे के ऐसे बोर्ड के एग्जाम में आने वाला है, इस वजह से सभी बीट्स में लिख कर दे रहा हूँ। इसे एज इट इज लिख कर रखना है आपके नोटबुक में आपको, ओके। तो सबसे पहला ही बीट रहेगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। सरफेस टेंशन तो मैंने आपको डिफाइन कर दिया कि एग्जैक्टली क्या रहेगा, ओके। तो अभी हमें इसके बाद सबसे पहला बीट देखना है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटर मतलब अंदर के, ओके। ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस दो टाइप्स में हम क्लासिफाई करते हैं। एक रहेगा कोहेसिव फोर्स और दूसरा रहेगा एडहेसिव फोर्स। कोहेसिव मतलब द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस इज कॉल्ड एज कोहेसिव फोर्स। दो मॉलिक्यूल्स जो सेम सब्सटेंस के हो उनके बीच जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा उसे कोहेसिव फोर्स कहा जाता है, ओके। तो लिखिएगा इसका डेफिनेशन कोहेसिव फोर्स का, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the molecules of the same substance is called cohesive force। तो दो मॉलिक्यूल्स या फिर कितने भी मॉलिक्यूल्स हो, सेम सब्सटेंस के अगर मॉलिक्यूल्स है ना तो उनके बीच कोहेसिव फोर्स रहता है, ओके। और इसका एग्जैक्टली उल्टा है, दो डिफरेंट सब्सटेंस जो होते हैं ना, दो डिफरेंट सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे ना उनके बीच जो अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा उसे एडहेसिव फोर्स कहना है। पहले हम कोहेसिव फोर्स का एग्जांपल देते हैं। जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स, दो वाटर मॉलिक्यूल्स अगर हम लेते हैं तो उनके बीच जो फोर्स रहेगा अट्रैक्टिव फोर्स उसे कोहेसिव फोर्स कहा जाएगा, क्योंकि दो वाटर के मॉलिक्यूल सेम सब्सटेंस के इस वजह से उनके बीच जो अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा वो डेफिनेटली कोहेसिव फोर्स रहने वाला है। अभी एडहेसिव फोर्स को हम डिफाइन करने वाले हैं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन the force of attraction between the molecules of different substance शायद बारिश आने का चांस है या फिर आ गए हमारे इधर, तो कुछ रीजंस की वजह से लाइट भी जा सकता है, तो इस वजह से थोड़ा अगर डिस्टर्बेंस होता है तो वेट कीजिएगा, मैं फिर से मीटिंग स्टार्ट करूंगा। तो देखिएगा एडहेसिव फोर्स मींस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस इज कॉल्ड एडहेसिव फोर्स। तो इसको हम एडहेसिव फोर्स कहते हैं। जैसे पानी के अंदर अगर हम नमक डाल देना तो उस नमक के मॉलिक्यूल्स में और पानी के मॉलिक्यूल्स में जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा उसे एडहेसिव फोर्स कहा जाएगा। इतना ही नहीं, किसी ग्लास के अंदर अगर हम पानी डालते हैं ना, ग्लास से बना हुआ ग्लास, ओके, उसके अंदर हम पानी डालने वाले हैं, तो वो पानी और वो जो ग्लास के मॉलिक्यूल्स रहेंगे ना उनके बीच जो अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा वो एडहेसिव फोर्स। मतलब कोई भी दो डिफरेंट सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स में अगर अट्रैक्टिव फोर्स रहा तो उसे एडहेसिव फोर्स कहना है, ओके।
तो इस वजह से ये एडहेसिव फोर्स रहेगा. इज इट ओके? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ग्लास एंड वाटर मॉलिक्यूल. तो ये एग्जांपल दिया है, एक एग्जांपल लिख लो. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ग्लास एंड वाटर मॉलिक्यूल. ओके, तो इस वाइज ये पूरा एडहेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स रहेगा. मैग्नीट्यूड ऑफ एडहेसिव फोर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स. ओके, मतलब सेम अमाउंट के अगर हम मॉलिक्यूल्स लेते हैं सेम सब्सटेंस के और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स लेते हैं हम, तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में ज्यादा कोहेसिव फोर्स होगा, ज्यादा फोर्स रहेगा, अट्रैक्टिव फोर्स एज कंपेयर टू सेम मॉलिक्यूल्स. इज इट ओके? तो एडहेसिव फोर्स का मैग्नीट्यूड थोड़ा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कोहेसिव फोर्स, याद रखना. ओके, तो ऐसा ये बीट रहेगा. ठीक है, तो सबसे मतलब ये दोनों भी फोर्सेस जो होते हैं ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, मॉलिक्यूल्स में बीच में जनरेट होने वाले हैं. ओके, तो इस वजह से इसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहा जाता है. तो यहाँ पर ये पहला कंसेप्ट हमारा हो गया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. इसके बाद अब सेकंड रहेगा रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स. रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स अब क्या रहेगा, आप देखिएगा. The maximum distance from a molecule up to which a molecular force is effective is called range of molecular force. Okay, range of molecular force मतलब आप देखिएगा कोई भी एक एटम है, सपोज ये एक लिक्विड है, लिक्विड के अंदर एक एटम है, तो ये कुछ डिस्टेंस तक ही क्या करेगा, दूसरे मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करेगा. इज इट ओके? दिस लिक्विड विल अट्रैक्ट अप टू, ये लिक्विड सिर्फ कुछ डिस्टेंस तक ही क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा मॉलिक्यूल्स को. ओके, इस डिस्टेंस को रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स हमें कहना है. इज इट ओके? दिस बीट इज कॉल्ड एज रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स. ओके, तो लिख लीजिएगा इसका डेफिनेशन. मतलब आपको पता होगा कोई भी एक मॉलिक्यूल कुछ डिस्टेंस तक ही दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर सकता है, तो वो जो डिस्टेंस रहेगा उसे हम रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं. उसके बाहर ये अट्रैक्शन नहीं कर पाएगा. ओके, डिस्टेंस बढ़ने से डेफिनेटली आपको पता है कि ये फोर्स इफेक्टिव नहीं रहेगा, कुछ डिस्टेंस तक ये इफेक्टिव रहता है. तो लिखिएगा द मैक्सिमम डिस्टेंस स्क्रीन पर मार्क मत करो साक्षी. तो देखिएगा द मैक्सिमम डिस्टेंस from a molecule from a molecule up to which the molecular force is effective is called the range of molecular force. ठीक है, तो ऐसा ये बीट रहेगा रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स का. सिंपल कंसेप्ट ये है. अभी इसी रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स को अगर हम रेडियस कंसीडर करके अगर एक स्फीयर ड्रॉ करते हैं ना, तो इसी स्फीयर को नाम दिया जाता है स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस. ओके, इफ यू कंसिडरिंग, अगर आप रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स को रेडियस कंसीडर करके अगर स्फीयर ड्रॉ करते हो, तो ये जो स्फीयर रहेगा इसे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कहा जाता है. इज इट ओके? दिस स्फीयर इज कॉल्ड एज स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस. तो नेक्स्ट कंसेप्ट अब इस चैप्टर में यही रहेगा, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस. तो देखिएगा अब नेक्स्ट बिट का हेडिंग दीजिएगा और डेफिनेशन लिख लीजिएगा. स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस.
तो क्या रहेगा, अब इसका डेफिनेशन देखिएगा। एन इमेजिनरी स्फीयर an imaginary sphere with a molecule at its center and radius equal to the molecular range. This sphere is called the sphere of influence. Is called sphere of influence रहेगा, okay, of the molecule. हर एक मॉलिक्यूल का रहता है, तो उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का ये स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस रहेगा। अब ये जो रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स है ना, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है 10⁻⁹ मीटर, नैनोमीटर रेंज में रहेगा। इज इट ओके? मतलब एक मॉलिक्यूल ज्यादा से ज्यादा कितने डिस्टेंस पर दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर सकता है? अप टू अ रेंज 10⁻⁹ मीटर। इज इट ओके? तो ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है मॉलिक्यूलर फोर्स का, मतलब मॉलिक्यूलर रेंज का, ठीक है। तो ऐसे ही बीट रहेगा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। ओके, दिस बीट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सभी ने लिखे अभी तक जितने भी बताए उतने डेफिनेशन? कुछ दिक्कत किसी को? ठीक है, नाउ सियर नेक्स्ट बीट रहेगा अब। नेक्स्ट बीट रहेगा दैट इज सरफेस फिल्म। सरफेस फिल्म मतलब देखिएगा, अगर कोई एक बीकर है, बीकर के अंदर वाटर है, तो इस वाटर का सबसे जो ऊपर वाला हिस्सा रहेगा ना, वहां से हम एक थीन लेयर कंसीडर करने वाले हैं। इस लेयर का विड्थ कितना चाहिए? 10⁻⁹ मीटर, मतलब ही हमारे मॉलिक्यूलर रेंज के बराबर थिकनेस रहने वाला एक अगर हम लेयर कंसीडर करते हैं ना फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड पर, तो इस लेयर को कहा जाता है सरफेस फिल्म। इज इट ओके? ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। बाकी सभी लेयर्स में से इस लेयर पर सबसे ज्यादा फोर्स क्रिएट होता है। मतलब ये बताऊंगा मैं क्यों, कैसे, कहां पर होता है। ओके, पूरे लिक्विड में से सबसे ऊपरी हिस्सा जो होता है, इसके ऊपर एक डाउनवर्ड फोर्स एक्सर्ट होता है। ओके, और ये टेंशन में रहता है, ये जो लेयर होता है ये, तो इसी को कहा जाता है सरफेस फिल्म। ठीक है, सरफेस स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को डिफाइन करना है, तो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? मॉलिक्यूलर रेंज समझ में आ गया आपको? मॉलिक्यूलर रेंज मतलब क्या होता है? द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम विच द मॉलिक्यूल अट्रैक्ट्स द अदर मॉलिक्यूल। एक जो मॉलिक्यूलर रहेगा, ओके, ये मॉलिक्यूल कितने डिस्टेंस तक दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर सकता है, इसका जो लिमिटेड डिस्टेंस रहेगा ना, इसी डिस्टेंस को कहा जाता है द रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। ओके, और इसी रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स को अगर हम रेडियस कंसीडर करते हैं और एक स्फीयर ड्रॉ करते हैं, तो इसे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कहा जाता है। तो इसी स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर ये जो गिवन एटम रहेगा जो सेंटर पर रखा है, ये अट्रैक्ट करेगा दूसरे एटम को। इस स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के बाहर वो नहीं कर पाएगा, तो इसी स्फीयर को स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कहा जाता है। इज दिस कंसेप्ट क्लियर? समझ में आ गया ये? ठीक है, अभी सरफेस फिल्म का डेफिनेशन लिखिएगा। द सरफेस लेयर ऑफ अ लिक्विड, द सरफेस लेयर ऑफ अ लिक्विड the surface layer of a liquid with thickness equal to the range of intermolecular force
is called surface film. तो रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स के बराबर डिस्टेंस रहने वाला जो लेयर रहेगा, इतना थिकनेस रहने वाला जो लेयर रहता है लिक्विड का, उसे सरफेस फिल्म कहा जाता है। ओके, ठीक है, कुछ दिक्कत अब इसमें? तो ये वर्ड हम फ्रिक्वेंटली यूज करने वाले हैं जब मैं डेरिवेशन या फिर कुछ बीट करूंगा इस टॉपिक के अंदर, तो एट द टाइम ये वर्ड हम फ्रिक्वेंटली यूज करने वाले हैं। ओके, कुछ दिक्कत अब इसमें समझ में आ गया? अभी देखिएगा, एक मतलब एक सिंपल सा बीट रहता है। बीट मतलब एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट रहता है जिसे कहा जाता है सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी। मॉलिक्यूलर थ्योरी के हिसाब से हमें सरफेस टेंशन को डिफाइन करना है। प्योर थ्योरेटिकल बीट है ये। एक्सप्लेन तो मैं पूरा करूंगा, और आपको मैंने रिसेंटली नोट्स भी भेजे हैं, तो उन नोट्स में भी आपको ये बीट नजर आएगा, तो उसे बाद में अच्छे से लिख लेना। इज इट ओके? पूरा थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, डिफाइन में पूरा करूंगा आपको। ओके, सिर्फ उसका लिखने का जो पार्ट रहेगा ये आपको उन नोट्स से प्रिपेयर करना है जो मैंने आपको भेजे हैं। ओके, तो हेडिंग दीजिएगा, सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी। ठीक है, तो सरफेस टेंशन हमें डिफाइन करना है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी। बोर्ड के एग्जाम में इसके ऊपर 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है। मतलब इसमें होता क्या है देखिएगा, एक लिक्विड लेना है हमें किसी बीकर के अंदर। ओके, और इस टॉपिक में हमें बहुत बार लिक्विड लेना पड़ता है। ओके, बीकर के अंदर, तो ऐसा एक लिक्विड हम लेने वाले हैं बीकर के अंदर, और इसके अंदर 3 मॉलिक्यूल्स हम दिखाने वाले हैं। ये ए मॉलिक्यूल है जो वेल इनसाइड द लिक्विड है, लिक्विड के अंदर है। ओके, उसके बाद एक बी मॉलिक्यूल रहेगा, इसका बहुत सारा पोर्शन मतलब ठीक है यहाँ पर रहेगा ये बी। ओके, और सी मॉलिक्यूल रहेगा जो एग्जैक्टली सरफेस पर है, सरफेस के बाउंड्री पर है। ओके, तो कोई भी मतलब अगर ये मॉलिक्यूल से 3 मॉलिक्यूल से लिक्विड के अंदर के, तो हर एक मॉलिक्यूल का हम स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस निकाल सकते हैं। ओके, तो इस ए मॉलिक्यूल का अगर मैं स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस निकालता हूं तो वो कुछ ऐसा रहेगा। इज इट ओके? और देखिएगा, मतलब इसके चारों तरफ से, मतलब ये स्फीयर का जो पेरीमीटर पार्ट रहेगा ना, ये स्फीयर का जो आउटवर्ड पार्ट रहेगा ना, तो हर एक पार्ट पर कोई ना कोई मॉलिक्यूल रहने वाला है। यहाँ पर भी मॉलिक्यूल रहेगा, यहाँ पर भी रहेगा, यहाँ पर भी रहेगा, यहाँ पर भी, तो हर जगह पर रहने वाला है। इज इट ओके? तो इसी वजह से इक्वल एंड अपोजिट फोर्स सब तरफ से इसके ऊपर क्रिएट होने वाला है। इज इट ओके? एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो सब तरफ से इसके ऊपर क्या होने वाला है? फोर्स एक्सपीरियंस करने वाला है। तो रिजल्टेंट फोर्स बताओ इस मॉलिक्यूल पर कितना होगा? इस स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर जो मॉलिक्यूल है ना, इसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स कितना रहेगा बताओ? चारों तरफ से इसके ऊपर फोर्स एक्ट हो रहा है। ओके, तो रिजल्टेंट फोर्स डेफिनेटली 0 रहेगा। ओके, डेफिनेटली 0 रहेगा। क्यों 0? सब तरफ से इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट हो रहे हैं, तो इस मॉलिक्यूल के ऊपर कोई भी रिजल्टेंट फोर्स नहीं रहेगा। इज इट ओके? तो हम कह सकते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल है ना, ये इसके ऊपर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है। देयर इज नो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस मॉलिक्यूल ए। तो इसका कहीं डिस्प्लेसमेंट भी नहीं होगा, फोर्स ही नहीं है कहीं, तो इस मॉलिक्यूल ए का डिस्प्लेसमेंट भी नहीं होने वाला है। ओके, एज द मॉलिक्यूल ए इज डीप इनसाइड द लिक्विड, इट्स स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इज आल्सो completely inside the liquid. As a result, molecule A is acted upon by equal cohesive forces in all directions. Thus, the net cohesive force acting on the molecule A is 0. बस इतना ही एक्सप्लेनेशन रहेगा इस मॉलिक्यूल A का। अभी हम जाने वाले हैं मॉलिक्यूल B की ओर। ओके, तो B का अगर मैं स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस निकालता हूं ना, तो इस स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का कुछ पोर्शन आपको नजर आ रहा है, कहां पर जा रहा है देखिएगा, हवा में रहेगा। मतलब ये लिक्विड जो रहेगा बीकर के अंदर, तो इस लिक्विड के ऊपर डेफिनेटली एयर रहेगा। इज इट ओके? तो इसका मैं पोर्शन कुछ मार्क करता हूं जो आपको रेड कलर का नजर आ रहा है। तो इतना जो पोर्शन है ना इस मॉलिक्यूल का, ये एयर के अंदर है, और बाकी सब कैसा है? बाकी सब लिक्विड के अंदर है। ओके, तो इसके ऊपर भी कोहेसिव फोर्सेस एक्ट होने वाले हैं, लेकिन क्या होने वाला है अब देखिएगा, ऊपर का
मतलब यहाँ पर सभी फोर्सेस कैंसिल आउट क्यों हुए, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस थे। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखते हो तो इस मॉलिक्यूल के, ये मॉलिक्यूल का आधा हिस्सा है यहाँ पर, इज इट ओके, दिस इज द हाफ पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल। तो इस मॉलिक्यूल के नीचे के डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा है और ऊपर के डायरेक्शन में कम है, क्योंकि आधा पोर्शन तो इसका एयर है, और एयर के अंदर आपको पता है बहुत ही गिने चुने मॉलिक्यूल्स यहाँ पर रहने वाले हैं। मतलब ये जो पोर्शन रहेगा ना, इसमें एयर के जो मॉलिक्यूल है बहुत ही नेग्लिजिबल है, तो नहीं कहा तो भी चलेगा। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कोहेसिव फोर्स के कंपोनेंट्स है ना, अब इनको बैलेंस करने के लिए ऊपर के इक्वल एंड अपोजिट कंपोनेंट है क्या। देखो यहाँ पर अगर मैं एक कैलकुलेशन बताता हूँ, इस मॉलिक्यूल ए के नीचे अगर 10, मतलब ऐसा एक समझने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ, इस ये जो ए मॉलिक्यूल था ना, इसके हाफ पोर्शन के नीचे 10 कंपोनेंट्स थे, तो ऊपर भी 10 थे। तो बताओ ये इस मॉलिक्यूल बी के लिए वैसा है क्या। नो डाउट इसके नीचे तो 10 कंपोनेंट्स हैं, लेकिन ऊपर 10 रहने वाले हैं क्या, नहीं रहने वाले। 10 रहे भी तो उनका मैग्नीट्यूड बहुत कम होने वाला है। तो अब यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स बी पर कैंसिल आउट नहीं होगा, और बी पर रिजल्टेंट फोर्स किस डायरेक्शन में होगा बताओ जल्दी से। इन विच डायरेक्शन फोर्स इज एक्टेड अपॉन मॉलिक्यूल बी। डाउनवर्ड राइट आंसर है। ओके, तो इस मॉलिक्यूल बी पर अगर आप देखते हो अच्छे से, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्ट होगा। क्यों, क्योंकि इसके डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंपोनेंट ज्यादा मैग्नीट्यूड के हैं, और अपवर्ड डायरेक्शन में कंपोनेंट रहे भी तो वो कम मैग्नीट्यूड के। दैट्स व्हाई इस मॉलिक्यूल बी का जो सरफेस के थोड़ा नजदीक है, इस कारण मतलब इसका सम पोर्शन एयर में था, और सम पोर्शन किसका पोर्शन बोल रहा हूं मैं, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का। ज्यादातर पोर्शन इसका लिक्विड में था, लेकिन सम पोर्शन इसका एयर में था। इस वजह से इसके ऊपर रिजल्टेंट डाउनवर्ड फोर्स एक्सर्ट होने वाला है, और ये मॉलिक्यूल कहां पर पुश होने वाला है फिर, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। मतलब ये समझ में आता है हमें कि जो मॉलिक्यूल वेल इनसाइड द लिक्विड होते हैं ना, उनके ऊपर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं होता है लिक्विड के अंदर, लेकिन जैसे वो सरफेस की ओर जाने लगते हैं ना, तो उनके ऊपर रिजल्टेंट डाउनवर्ड फोर्स एक्ट होने लगता है ड्यू टू द रिजल्टेंट कोहेसिव फोर्स विच इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, अभी एक लास्ट मॉलिक्यूल है सी, इसके बारे में हम बात करेंगे। इस सी का मैं स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस निकालने वाला हूँ। तो इस सी का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस जो है, ये आधा ऊपर है और आधा नीचे है। ओके, इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस अगर आप देखते हो तो आधा ऊपर है और आधा नीचे है। ओके, तो यहाँ पर सिर्फ आधे पोर्शन में इसके कोहेसिव फोर्स के कंपोनेंट जनरेट होने वाले हैं। अभी एयर के अंदर यहाँ पर नो डाउट एयर के कुछ मॉलिक्यूल्स रहने वाले हैं, ओके, गिने चुने, लेकिन एयर आपको पता है उसका डेंसिटी बहुत ही कम होता है। तो ये स्फीयर ऑलरेडी कम साइज का है, इसके अंदर आधा पोर्शन वाटर का है, आधा पोर्शन एयर का है। तो एयर के मॉलिक्यूल बहुत ही कम है, नो डाउट एयर के मॉलिक्यूल्स में और इस वाटर के मॉलिक्यूल्स में एडहेसिव फोर्स क्रिएट होने वाला है, लेकिन उनका नंबर बहुत ही कम है, तो उसे निगलेक्ट किया तो भी चलेगा। तो इस मॉलिक्यूल पर सिर्फ और सिर्फ डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्ट हो रहा है, इसको अपोजिंग फोर्स बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। इज इट ओके? तो इस सी मॉलिक्यूल का भी मोशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही होने वाला है। लेकिन बताओ मुझे, मॉलिक्यूल बी पर ज्यादा फोर्स रहेगा या मॉलिक्यूल सी पर? दोनों भी ये मॉलिक्यूल डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होने वाले हैं, लेकिन किस पर डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा रहेगा बताओ? इन ईच मॉलिक्यूल डाउनवर्ड फोर्स इज मोर। सभी अपने अपने लेवल पर आंसर देने की कोशिश करो। इन विच मॉलिक्यूल रिजल्टेंट डाउनवर्ड फोर्स इज मोर? ठीक है, तो इसका आंसर डेफिनेटली रहेगा, बहुत सारे स्टूडेंट ने गलत दिया है, एक ही स्टूडेंट ने आंसर सही दिया है। इसका सही आंसर रहेगा मॉलिक्यूल सी। मॉलिक्यूल सी पर अपोजिंग फोर्स कुछ भी नहीं है। आप देखिएगा मॉलिक्यूल बी पर है ना, थोड़े बहुत कुछ ना कुछ कंपोनेंट्स रिजल्टेंट डाउनवर्ड फोर्स को बैलेंस कर रहे थे, अपोज कर रहे थे। इस वजह से यहाँ पर नेट फोर्स कम होगा। नेट फोर्स ऑन बी मॉलिक्यूल ओके इज लेस देन नेट फोर्स ऑन सी मॉलिक्यूल। समझ में आ रहा है? तो सी पर डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा होगा क्योंकि इसको अपोजिंग फैक्टर है ही नहीं। इज इट ओके? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये जो मॉलिक्यूल था ना बी, इसका 3/4 सेक्शन पानी के नीचे था। ओके, इस वजह से कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स क्यों ना हो, इसके अपोजिट डायरेक्शन में थे कोहेसिव फोर्स के कंपोनेंट्स के। इसी वजह से सी पॉइंट पर ज्यादा डाउनवर्ड फोर्स रहेगा एज कंपेयर टू बी। सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया? तो इससे हमें क्या समझ में आ गया कि कोई भी मॉलिक्यूल जो लिक्विड के सरफेस पर होता है ना, तो उसके ऊपर रिजल्टेंट डाउनवर्ड फोर्स एक्ट होता है। जितना वो ज्यादा लिक्विड के सरफेस पर रहेगा, उतना ही ज्यादा उसके ऊपर रिजल्टेंट डाउनवर्ड फोर्स एक्ट होता है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि कोई भी लिक्विड के मॉलिक्यूल जब सरफेस पर चले जाते हैं तो उनके ऊपर डाउनवर्ड फोर्स एक्ट होता है, और ये फोर्स किस वजह से एक्ट होता है? ड्यू टू द सरफेस टेंशन।
तो इसी बिट को कहा जाता है सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी। ओके, तो इन मॉलिक्यूल्स के थ्योरी से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एग्जैक्टली सरफेस टेंशन क्या रहेगा। तो आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन द सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी। तो ऐसे ये 3 मॉलिक्यूल्स आपको निकाल कर बताना पड़ेगा। ए मॉलिक्यूल ऐसा जो पूरा लिक्विड के अंदर था, बी मॉलिक्यूल ऐसा जिसका हाफ पोर्शन मतलब 3/4 पोर्शन लिक्विड के अंदर था और 1/4 पोर्शन लिक्विड के बाहर था, और सी मॉलिक्यूल का आधा हिस्सा लिक्विड में था, आधा हिस्सा एयर में था। तो सबसे ज्यादा डाउनवर्ड फोर्स सी पर एक्ट होगा, ए पर तो कुछ भी नहीं होगा, बी पर सी से कम होगा। इज इट ओके? सभी बच्चों को क्लियर हुआ ये कंसेप्ट? गिव मी द फीडबैक फास्ट। दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, तो बस इतना ही ये बीट रहेगा, दैट इज कॉल्ड एज सरफेस टेंशन। ओके, तो अभी सरफेस टेंशन को हम डिफाइन करते हैं। ओके, एग्जैक्टली हमें मॉलिक्यूलर लेवल पर सरफेस टेंशन क्या है ये पता चल गया। नाउ वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट बिट ऑफ दिस टॉपिक। यहाँ पर हमें अब सरफेस टेंशन को डिफाइन करना है, जो एग्जैक्ट मतलब पहले भी मैंने स्टार्टिंग में सरफेस टेंशन डिफाइन किया था, लेकिन यहाँ पर हम जो डिफाइन करने वाले हैं इस डेफिनेशन से हमें फॉर्मूला मिलने वाला है सरफेस टेंशन का। इज इट ओके? तो लिखिएगा, सरफेस टेंशन को हम टी से इंडिकेट करते हैं। सो सरफेस टेंशन टी is defined as the tangential force acting per unit length, the tangential force acting per unit length on both sides of an imaginary line drawn on the free surface of liquid। तो क्या रहेगा ये देखिएगा, सरफेस टेंशन T इज डिफाइंड एज टेंजेंशियल फोर्स। सरफेस टेंशन एक टाइप का टेंजेंशियल फोर्स रहेगा। ओके, एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, तो यही इसका फॉर्मूला आपको बताएगा। सरफेस टेंशन T इज नथिंग बट टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो यही इसका फॉर्मूला रहेगा। बताओ इसका एसआई यूनिट क्या रहेगा, फटाफट बताओ। व्हाट इज द एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट ऑफ दिस क्वांटिटी? फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये फॉर्मूला है हमारे सरफेस टेंशन का। तो क्या आएगा इसका एसआई यूनिट? न्यूटन पर मीटर। ओके, और डाइन पर सेंटीमीटर, ये रहेगा इसका सीजीएस यूनिट। अब बताओ डायमेंशन क्या रहेगा, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ दिस क्वांटिटी? m1 L1 T⁻², ये रहेगा न्यूटन का, उसे हम L1 से डिवाइड करने वाले हैं। तो m1 और T⁻², ये बिट रहेगा। इज इट ओके? आज ही सवेरे हमने एक क्वांटिटी स्टडी किया था, उसका भी यही डायमेंशन है, मुझे याद आ रहा है जितना। ओके, उस क्वांटिटी का नाम बताओ। आज ही सवेरे हमने यही डायमेंशन निकाला था, लेकिन अलग क्वांटिटी के लिए निकाला था। आज हम यहाँ पर अलग क्वांटिटी के निकाल रहे हैं। अच्छी बात है, सभी को याद आ गया। के मतलब अलग अलग तरीके के के होते हैं। ये वाला के जो बोल रहा हूँ मैं, ये फोर्स कांस्टेंट का है। तो आज ही मैंने सवेरे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ाते पढ़ाते आपको बताया था। फोर्स कांस्टेंट, इसका भी यूनिट वही है। फोर्स कांस्टेंट भी फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट है, और ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है। तो डिस्प्लेसमेंट हो या फिर लेंथ हो, ओके, दोनों का ऐसा यूनिट तो मीटर ही है। इस वजह से क्या इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हमें समझ में आ गया कि फोर्स कांस्टेंट एंड सरफेस टेंशन बोथ क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशन, और सेम ऐसा यूनिट है दोनों का भी। उसका भी न्यूटन पर मीटर है, इसका भी न्यूटन पर मीटर है। ओके, सिर्फ ये टेंजेंशियल फोर्स है, वो हमारा नॉर्मल फोर्स होता है। ठीक है, इतना ही फर्क है दोनों में, लेकिन दोनों के डायमेंशन और ऐसा यूनिट सेम रहेंगे। इज इट ओके? तो यहाँ पर ये सरफेस टेंशन पूरा खत्म हो जाता है। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके ऊपर डेरिवेशन करेंगे सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी के बीच में। ओके, तो फिर से रिलॉग इन कीजिएगा।